नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मौजूद है मोनू चहल। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का अब आखिरी मुकाबला बचा है। ये मुकाबला 7 मार्च को धर्मशाला में खेला जाएगा। वैसे तो टीम इंडिया ने सीरीज सील कर ली है, लेकिन धर्मशाला टेस्ट जो है वो असली टेस्ट है। अब ये असली टेस्ट क्यों है, इस लाइव सेशन में उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और यहां पर वैसे तो सीरीज जीत ली है, लेकिन अभी भी काफी सारी चीजें टीम इंडिया को देखनी होंगी। WTC पॉइंट्स टेबल देखना होगा, क्योंकि अभी भी शीर्ष पर टीम इंडिया नहीं पहुंची है। और दूसरी चीज वो कहते हैं ना कि साख की लड़ाई तो बची हुई है। अभी बेन स्टोक्स से शायद वो घमंड पूरे तरीके से टूटा नहीं है मोनू, उसको अभी थोड़ा सा तोड़ना और बाकी है। बेसबॉल जो है ना, अभी भी वो इंडिया वाला टेस्ट पे आए नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत झलक उसकी दिखती रहती है बीच बीच में। बिल्कुल, आपने सही बात कही, क्योंकि साख की लड़ाई कह रहे, सम्मान की लड़ाई कह लीजिए इंग्लैंड के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि WTC पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया भी नहीं चाहेगा कि ये मैच हारें। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि क्या इंग्लैंड की टीम कमबैक कर पाएगी, क्या वो बाउंस बैक कर पाएगी इस मैच में? लगता बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड का जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरीके से कोलैप्स ही हुआ है। पूरी सीरीज अगर आप देखें तो नंबर 5, नंबर 6 और 7, जिसमें बैन फोक्स, जोनी बेस्टो और बेन स्टोक्स, इन तीनों ने रन नहीं बनाए इस सीरीज में। लेकिन इंडिया के लिए अब कई सारी अपॉर्चुनिटी भी होंगी, कई खिलाड़ियों के लिए कॉम्बिनेशन क्या होगा वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। पिच का मिजाज क्या कहता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इस सीरीज को आप किस तरीके से देखते हो? आपको क्या लगता है इस सीरीज में इंडिया को क्या बड़ा पॉजिटिव मिला है? देखिए, पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं। यंग टैलेंट, खास तौर पर जब हम बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, यंग टैलेंट, देश का फ्यूचर क्या होगा, बेंच स्ट्रेंथ कैसी है, तमाम चीजें हमने देखी। शमी हमारे पास नहीं थे, विराट कोहली हमारे पास नहीं थे, एक मैच के बाद KL राहुल हमारे पास नहीं थे। और ऐसे में जब हम देख रहे थे कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ, हमारी युवा क्रिकेटर्स किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज जो हम देखना चाहते थे वो शायद उस पे हर बॉक्स पे टिक लगता हुआ चला गया। लेकिन सबसे पहले वो बात कर लेते हैं, धर्मशाला टेस्ट क्यों अलग है, क्यों हम कह रहे हैं कि धर्मशाला वाला जो है ये ही असली टेस्ट है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाते हैं, पेसर्स को मदद मिलने का अनुमान है यहाँ पर धर्मशाला। वो चारों टेस्ट जो थे उनको भूल जाइए, यहाँ पर पिच अलग है, टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अब क्या बदलाव होंगे उन पर भी चर्चा करनी होगी कि धर्मशाला टेस्ट आखिर क्यों अलग है बदलावों के लिहाज से। बुमराह की वापसी हो सकती है, अब देखें तो सीरीज सील कर लिए, शायद बुमराह को आराम दे दिया जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है बुमराह की वापसी हो जाए। क्या 3 तेज गेंदबाजों के साथ इंग्लैंड की टीम अब उतरने वाली है, यह भी सवाल हो जाता है, क्योंकि पिच को देखें तो यहां पर शायद यह बदलाव भी संभव है। और अब बेसबॉल का असली टेस्ट होगा, यह अब इंग्लैंड का नहीं, शायद यह अब इंडिया का टेस्ट होगा, क्योंकि अब रन यहां पर बनेंगे और रन बनाने होंगे। और जब पेसर्स को विकेट मिलेंगी तब रन बनाने मोनू मुश्किल हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि पिच जो है पेसर्स को मदद करती है यहां पर, और ये वो नहीं है कि आपको गेंद पड़ के पहले दिन से ही टर्न होनी शुरू हो जाएगी। यहां पर आप आएंगे तो सबसे पहला चैलेंज वही होता है कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, बादल छाए हुए हैं और सामने से एंडरसन आ रहे हैं, एक तरफ से मार्क वुड आ रहे हैं, ऑली रॉबिन्सन आ रहे हैं, गेंद बहुत तेजी से लहरा रही है। अब ये टेस्ट कैसे पार होगा? बिल्कुल, एक बात तो अच्छी है धर्मशाला में कि टॉस का उतना बड़ा रोल रहेगा नहीं, क्योंकि जो टीम टॉस जीतेगी आई थिंक वो बॉलिंग भी कर सकती है, वो भी प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाओगे, वैसे इंग्लैंड अब तक इस सीरीज में गया नहीं है। पहले 2 टेस्टों में तो सिर्फ एक ही गेंदबाज खिलाया था, उसके बाद फिर उन्होंने राजकोट में 2 गेंदबाजों के साथ गया था। और मार्क वुड अगर इस टीम में आएंगे तो मार्क वुड हो सकता है टीम इंडिया के लिए खतरा भी हो, एक्सपेक्टर हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए, क्योंकि मार्क वुड का वो हाई एम एक्शन है, वो डेक द हार्ड करेंगे और इस विकेट के ऊपर मदद मिलेगी, क्योंकि पहला 1 या 2 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वहां पर इंग्लैंड के थोड़ा सा लिए एज इसलिए मिल जाएगा क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। आप जेम्स एंडरसन की बात करते हो तो उनके पास जो एक्सपीरियंस है उनमें वो आर्ट है विकेट लेने की, तो उनसे संभल कर रहना होगा। लेकिन भारतीय टीम के पास सबसे अच्छा बात यह है कि हमारे जो नंबर 1 बैट्समैन यशस्वी जायसवाल इस हाईएस्ट रन गेटर है, 655 बना चुके, 2 डबल 100 है उनके। आई थिंक इंडिया के लिए सबसे बड़ी होप इस वक्त जायसवाल है। बिल्कुल जायसवाल है, लेकिन सवाल वही है ना, अभी अगर रैंक टर्नर नहीं है, अगर स्लो टर्नर भी नहीं है, ठीक है टर्न होगी गेंद, लेकिन यहां पर शुरुआत में हमने कभी नहीं देखा है कि धर्मशाला में पहले दिन पहले सेशन में गेंद टर्न होने लग जाए। शुरुआत तो आपको करनी होगी वो स्विंग के साथ, जैसी कंडीशंस हम वो देखते हैं कि ओवरसीज में जिस तरीके की कंडीशंस होती हैं वैसी कंडीशंस शायद वो लगभग आपको धर्मशाला में भी मिल सकती हैं। रोहित शर्मा आएंगे, यशस्वी जायसवाल आएंगे, लेकिन सामने एंडरसन है। और एंडरसन क्यों सबसे बड़ा खतरा अभी तक नजर नहीं आए थे, वो पिच के लिए नजर नहीं आए थे। अब ऐसी विकेट पर अगर एंडरसन गेंदबाजी करते हैं तो फिर तो
आपका टेस्ट ये सबसे पहले है, इंग्लैंड का टेस्ट बाद में होने वाला है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट, क्योंकि देखिए इंडिया के पास एक वीक लिंक अभी भी है इस टीम में, वो है रजत पाटीदार। अब रजत पाटीदार की क्यों पीछे पड़े हो पाटीदार? इसलिए पीछे पड़े हैं क्योंकि आपकी जो पीछे के जो दोनों मैचेस थे आपके, या 3 अब तक मैच खेले उन्होंने, 6 पारियों में 61 रन है, पहली चीज। नंबर 2 चीज ये है कि आप फ्लैट विकेट के ऊपर जो कहते हैं ना पाटा विकेट है, वहां आपने रन नहीं बनाए। आप छोटी गेंद पर आप कहीं भी शॉट मार सकते, पुल मार सकते, हुक मार सकते, वैसे आप आउट होके जा रहे हो, बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल। तो ऐसे में सवाल उठते कि जो बंदा फ्लैट और पाटा विकेट पर रन नहीं बना सका, क्या वो धर्मशाला में रन बना देगा? ये मैं बार बार आपसे ये पूछता हूं और हर किसी से ये पूछता हूं कि ये जो एनवेलप में बंद होके कागज पे लिखा हुआ आता है कि ये डेब्यू इस खिलाड़ी ने किया, अब इसको कितने मैच दिए जाएंगे? हमें लगता है कि यार 6 पारियां 3 मैच कहीं कम तो नहीं है, कहीं ज्यादती तो नहीं हो जाएगी? एक खिलाड़ी जो अभी उभरता हुआ सितारा है, जो अभी जिसने डेब्यू किया, इंडिया के लिए खेलना शुरू किया, जिसके पास टैलेंट की ऑफकोर्स कोई कमी नहीं है, तभी डोमेस्टिक में रन बनाकर उसके बाद टीम इंडिया में जगह मिली है, तो क्या 6 पारियों के बिना पर किसी को बाहर करना सही है या गलत है? ये चीज सर, मुझे एक चीज बताइए, आप जब सरफराज खान आए थे, सरफराज खान भी तो उसमें भी वही टैलेंट था, वही सब कुछ था, उनको भी एक इनिंग मिली थी वैसे बाय द वे, क्योंकि उसके बाद तो हमारे भी दोनों एक जैसे नहीं होते ना, हम खिलाड़ियों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपने कहा था केएल राहुल आएंगे तो सरफराज बाहर जाएंगे, एक टाइम पे तो यही लाइन थी ना, लेकिन सरफराज खान ने वो आउटस्टैंडिंग 9 खेल दी, उसमें पहली इनिंग में 62 बनाए, वो रन आउट हो गए थे, उसके बाद फिर वापस आए, फिर 50 बना दी, उन्होंने पक्का स्थान कर लिया। तो उसके बाद ध्रुव जुरेल के ऊपर भी यही था कि आपने केएस भरत को चुना था पहले, केएस भरत को मौके मिले, उसके बाद उन मौकों को अच्छी तरह से वो नहीं निभा पाए, लेकिन उसके बाद जब ध्रुव जुरेल आए, उन्होंने 2 बड़ी अच्छी पारी खेली, तो अब आप कह रहे जुरेल आपके पक्के हो गए। तो भाई रजत पाटीदार के पास भी तो मौके थे ना। पक्के किस सेंस में होते हैं यार? अब एक टेस्ट मैच बचा, इसके बाद आपको टेस्ट कब खेलना है? वो पहले आईपीएल आएगा, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आएगा, उसके बाद आयरलैंड की T20 सीरीज आएगी, आपको पता नहीं आपने टेस्ट अगला खेलना कब है। तो आप पक्के की परिभाषा एक तो मेरे समझ के परे है कि पक्के यहाँ पर चीज क्या है? पक्का तो कोई भी नहीं है टीम इंडिया में, ये चीज तो सबसे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हो ना पाटीदार वर्सेस केएल राहुल, अगर केएल राहुल फिट है तो आप कह सकते हो कि ठीक है यार, केएल राहुल को वापसी करवा दो आप, उनका होना जरूरी है। लेकिन अगर आप रजत पाटीदार को बाहर करके देवदत्त पडिक्कल को अंदर लाते हो ना, तो मेरे हिसाब से फिर वो देवदत्त पडिक्कल के लिए भी ठीक नहीं है। क्यों आप उन्हें सिर्फ एक ही मौका दे रहे हो? देवदत्त पडिक्कल उसके बाद टेस्ट मैच में आगे कब आपको खेलते हुए नजर आएंगे? इससे अच्छा जब आपके पास मैच ही एक बचा है और आप सीरीज ऑलरेडी जीत चुके हो, तो व्हाई नॉट गिव अ शॉट टू रजत पाटीदार वंस अगेन? क्यों हम एक टेस्ट मैच के लिए किसी और खिलाड़ी की तरफ भागें? नहीं, इसमें ये भी है ना, पहली चीज है आपने केएल राहुल की बात की, वो सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेगा और शायद मुझे लगता है मुश्किल ही आएंगे, वो नहीं खेलेंगे मैच। सो आई थिंक रही बात रजत पाटीदार की, भाई अब 3 इनिंग की 6 पारियां देखिए, एवरेज देख लीजिए आप 61 का है। तो अगर आप देवदत्त पाडिक्कल को देखते हो और आप ग्रूम करने की बात करते हो ना, कहते हैं हम ग्रूम करेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड को भी आना है 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए, ग्रूम कर देंगे, लेकिन सर आपको स्पार्क दिख जाता है। मैं ये नहीं कह रहा टैलेंट की किसी में कमी नहीं है, स्किल्स में किसी की कमी नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छा खेल के आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा रजत पाटीदार में कुछ कमी है, बस उनकी कमी ये हो सकती है लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर उनको ये लगता हो कि यार क्या पता अगले मैच में मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 1-2 चीजें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, टैलेंट हर किसी के पास है, वो हमें दिखा भी है, जुरेल का दिखा है, सरफराज खान का दिखा है। तो आप अब यहाँ रन नहीं बनाओगे ना इन सिचुएशन में, तो बाहर कैसे रन बनाओगे जहाँ पे सीमिंग कंडीशन हो गई, ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्रा बाउंस होता है। सो आई थिंक आपको यहाँ से एक अच्छी फौज तैयार करनी है, जो बैकअप है ना वो तैयार करना है। मोनू का मानना अलग है, मोनू कह रहे हैं कि शायद एक मैच से आप वो देवदत्त पडिक्कल को जज भी कर लेंगे, ग्रूम भी कर लेंगे, और अगर रन नहीं बनाया तो फिर आप कहेंगे नहीं यार देवदत्त पडिक्कल को शायद बाहर कर देना चाहिए, जैसे हमने करुण नायर को किया, जैसे हमने वेंकटेश अय्यर को किया, जैसे हमने वरुण चक्रवर्ती को किया, जैसे हमने तिलक वर्मा को फॉर अ टाइम भी बाहर कर दिया है। तो शायद देवदत्त पडिक्कल के साथ भी गॉड नोज कुछ भी हो सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले आगे चर्चा भी बहुत सारी करनी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए रजत पाटीदार या फिर देवदत्त पडिक्कल, आपके हिसाब से प्लेइंग 11 में धर्मशाला में किसे मौका मिलना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट्स फायर कर दीजिए, आपके कमेंट्स हम इसके बाद जल्द ही लेने वाले भी हैं। और सब्सक्राइब करते चलिएगा जरूर, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को, न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करते चलिए। अब मोनू बात भी है कि अगर आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड और धर्मशाला टेस्ट अगर हम देखें और वहां पर पेस को मदद मिलती है, आप अगर जसप्रीत बुमराह अगर नहीं खेलते हैं और आप खेलेंगे फिर रविचंद्रन अश्विन भी है, रविंद्र जडेजा भी, कुलदीप यादव भी है, लेकिन अगर वो पहले दूसरे दिन इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं
तब क्या इंग्लैंड की टीम वो हावी हो जाएगी एक तरफा? कुछ शुरुआती जब हम देखेंगे कि इनएक्सपीरियंस तेज गेंदबाजी अगर हमारे पास है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और हमारे जो स्पिनर्स हैं वो भी उतनी ज्यादा मदद ना मिलने के कारण इफेक्टिव साबित नहीं हुए, तो इंग्लैंड तो आपके ऊपर चढ़ के खेलेगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं है यार। पहले तो आपका जो कॉम्बिनेशन आप कह रहे हैं ना, बुमराह अगर नहीं आएंगे तो मैं चाहता हूँ आकाशदीप को आए या ना आए, तब भी आप आकाशदीप को टीम में रखिए। सिराज को आप हो सकता है रेस्ट दे दे। अगर बुमराह आना भी चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो बुमराह और आकाश को तो आप खिलाएंगे, पक्का कंफर्म है। अगर आपको लगता है सीमिंग कंडीशंस है, यहाँ पर पेसर्स काफी इफेक्टिव साबित रहेंगे, तो आई थिंक आप तीनों गेंदबाजों के साथ भी जा सकते हैं। प्लस आप रविंद्र जडेजा और अश्विन के साथ जा सकते हैं। अब हो गया कुलदीप यादव, आपको शायद बैठाना पड़ सकता बाहर, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। लेकिन रही बात इंडिया के जो गेंदबाज हैं, मुझे लगता है कि जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, अश्विन हो या फिर अश्विन तो विकेट लेना जानते हैं, उनको सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनके हाथ में गेंद हो, और उनके पास तो वैरायटी है, उनके पास इतने सारे तरकश में तीर हैं। तो इंडिया मेरे ख्याल से डोमिनेट्स करेगा एक बार फिर से आपको धर्मशाला में। मुझे लगता है कि यार इंग्लैंड की टीम वापस, हाँ ये जरूर है कि वो कमबैक कर सकती है क्या 2 सेशन में, बट मैच जीतना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है इंग्लैंड का मैच जीतना, मोनू के हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, लेकिन परिस्थितियां शायद कुछ इसी तरीके की बनती हुई नजर आ भी सकती हैं। अब सीरीज का आखिरी मुकाबला है, इंग्लैंड की टीम भी शायद वो सोच विचार कर रही होगी, लेकिन हम जब बात करते हैं ना कि हम चेंजेस फटाफट से करने की बात करते हैं, क्या इंग्लैंड की टीम भी ये सोचती होगी कि जॉनी बेयरस्टो इतने लंबे समय से रन नहीं बना रहे हैं, तो क्या उन्हें बाहर करने के बारे में विचार किया जा रहा होगा? क्या वहां पर एक आध चेंज आप कोई और पॉसिबल सोच रहे होंगे कि ये चेंज हम वहां पर कर सकते हैं? क्योंकि हम 1 मिनट लगाते हैं ये चीज बोलने में कि रजत पाटीदार नहीं चले तो उन्हें बाहर कर दो, ये नहीं चले तो उन्हें बाहर कर दो। क्या इंग्लैंड की टीम ये चीज नहीं सोचती होगी? क्योंकि अगर जो रूट को बैक ना करते तो शायद ये 31वां शतक नहीं आता उनका जो रांची में आया है, और अगर उनकी टीम में अगर कुछ चेंज करने के बारे में विचार चल रहा होगा तो क्या होगा? नहीं, जो रूट और जॉनी बेस्टो, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। जो आपने नाम लिया, जो रूट को तो हर कोई बैक करेगा यार, 11,000 रन उनके। लेकिन रही बात जॉनी बेस्टो का भी पुअर फॉर्म है, अब तक हाईएस्ट उनका 38 है। उन्होंने भी ठान रखा कि मुझे 50 नहीं बनानी यहाँ, क्योंकि अब तक 6 पारियां हुई हैं, अब तक 30 और 38 का उनका फासला है ना, बड़ा अच्छा रहता है, 32, 33, 38 पे आउट हो जाते हैं। लेकिन जॉनी बेस्टो के लिए ब्रैंडन मैकुलम जो उनके कोच, उन्होंने बड़ा अच्छे से बैक किया। उनको अभी भी यकीन है कि जॉनी बेस्टो रन बनाएंगे, और एक बड़ी पारी चाहिए उनको फॉर्म में आने के लिए। मतलब 60-70 बना दिए तो वो वापस फॉर्म में आ जाएंगे। उनके पास रजत पाटीदार को कितनी पारियां चाहिए? रजत पाटीदार को तो 2-3 चाहिए, एक नहीं, कम से कम 2-3 चाहिए। क्योंकि मुझे ये, मैं फिर से कह रहा हूँ यार, सॉरी टू से, बट मैं रजत पाटीदार के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आउट होने का तरीका का आप देखेंगे, बिल्कुल कहते हैं कैजुअल है यार, वो कैजुअल है। क्योंकि आप ये देखिए चिराग, सोचने वाली बात ये है कि जब नंबर 9 के बैट्समैन ओली रॉबिन्सन रन बना सकते हैं इस विकेट के ऊपर, कुलदीप यादव 121 गेंद खेल लेते हैं, तो भाई रजत पाटीदार क्यों नहीं खेलते? भाई आप डोमेस्टिक में इतना आपने डंका बजा के आया, आपके नाम इतने सारे 100 हैं, आपकी एवरेज 70 के आसपास की है, तो आपका बल्ला तो यहाँ पर तो आपने 100 बनाना चाहिए था, जैसे आपकी एवरेज। लेकिन आप जो है ना वो तराजू को ना ऐसे बीच से नहीं पकड़ते हो, आप वो इंग्लैंड की तरफ जब जॉनी बेयरस्टो का तराजू पकड़ते हो ना, उसकी तरफ थोड़ा सा झुका देते हो। ये चीज मतलब मुझे तो पर्सनली खल रही है, और क्योंकि हो सकता है मैं आरसीबी का फैन हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रजत पाटीदार आरसीबी में खेलते हैं। हाँ, तो हो सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रजत पाटीदार को थोड़े और मौके दिए जाने चाहिए, लेकिन वो चीज अलग है। चलिए, बात ये भी करनी यहाँ पर जरूरी है कि किस तरीके से ये पूरा गेम चला। इंग्लैंड की टीम बैक करती हुई आ रही है, लेकिन जब यहाँ पर रांची टेस्ट की बात आई तो चीजें थोड़ी सी बदलती हुई भी नजर आई। जो बेसबॉल की हम लगातार बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता हुआ तो दिखाई दिया है। जिस तरीके से जो रूट ने वो 200 से ज्यादा गेंदें खेलते हुए शतक बनाया, उसके अलावा बेन फोक्स ने वो 126 के आसपास गेंदें खेली, उसके बाद उनके बल्ले से अर्धशतक तक नहीं निकला, और जिस तरीके से बेन स्टोक्स लगातार बहुत सारी गेंदें ले रहे थे, ओली रॉबिन्सन ने भी कुछ गेंदें ली, उसके बाद उन्होंने अर्धशतक बनाया। तो कहीं ना कहीं वो जो शैली खेलने का जो नेचुरल गेम है, कहीं ना कहीं वो टेस्ट क्रिकेट को वापस उसी तरीके से इंग्लैंड की टीम रांची में कम से कम खेलती हुई नजर आई है। तो क्या परिस्थितियों के हिसाब से अभी भी इंग्लैंड ये चीज सोचेगी कि भाई अब ये नहीं बोलेंगे पहले जाने से कि बेसबॉल खेलेंगे, अब जाएंगे पिच पर, फिर देखेंगे कि क्या खेलना है? बिल्कुल, आई थिंक इंग्लैंड को ये भी सोचना होगा कि देखिए बेसबॉल, उनको ही पता है ये चीज़ कि हमारा नहीं हो सकता ये कारगर यहाँ पर। आप ये देखिए, जब सेकंड इनिंग रांची टेस्ट में खेले थे वो 145 पे ऑल आउट हो गए थे, 55 और समथिंग कुछ खेले थे, तो वहाँ पर उनका रन रेट 2 समथिंग कुछ था। तो यहाँ से समझ आता है कि वो सीख गई कि भाई हमें बेसबॉल नहीं खेलना। और शायद ये चीज़ राजकोट में सीख जाते या वाइजैग में सीख जाते तो ड्रॉ कराना भी उनके लिए जीत ही होती वैसे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ की नहीं, क्योंकि ड्रॉ अगर वो करा लेते, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अगर सही से खेलते, वो जो रूट अगर बड़े शॉट नहीं खेलते, वो
आगे बढ़कर स्टेप आउटर के शॉट नहीं खेलते, अश्विन को विकेट नहीं देते, बुमराह को स्वीप मार के विकेट नहीं देते, तो आई थिंक तो वो ड्रॉ भी हो सकता था वो मैच। और उस ड्रॉ में भी कभी कभी आपके ड्रॉ में जीत हो जाती है चिराग, क्योंकि अगर वहां पर इंग्लैंड नहीं हारता तो अभी भी इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड बना रहता। लेकिन अब देखिए उनके खराब शॉट खेलकर सब बैट्समैन आउट हुए हैं। लेकिन अब धर्मशाला में ये उम्मीद जरूर होगी, कॉन्टेस्ट एक्साइटिंग करने की कोशिश वो जरूर करेंगे, लेकिन ये लड़ाई जो है धर्मशाला के मुझसे पूछें तो 70-30 है चिराग फिलहाल। बल्लेबाजों में से किसी को रेस्ट, क्योंकि सीरीज जीत चुके हैं इंडिया की तरफ से। वो चर्चा शायद एक दूर से, कहते हैं ना, दूर से आवाज आई थी कि रोहित शर्मा को ही रेस्ट दे दो, अश्विन को कप्तान बना दो, एक मैच का आराम तो वो भी डिजर्व करते हैं ना। नहीं, मुश्किल है बल्लेबाजी में, किसी को में तो बहुत मुश्किल है आपको रेस्ट मिलेगा। गेंदबाजी में आपका हो सकता है कि सिराज को आप रेस्ट करा सकते हैं, बट जैसे आपने कहा कि कंडीशंस क्या होंगी वो भी मैटर करता है कि धर्मशाला में कैसा विकेट होगा एक दिन पहले। और ऐसे भी सबको ही पता है क्योंकि सीमिंग कंडीशन होगी तो आपको 3 तेज गेंदबाज आपकी को खिलाने ही होंगे। लेकिन मुकेश कुमार, मुझे नहीं लगता कि मुकेश कुमार सीरीज में उस तरीके के इंप्रेस कर पाए अपनी गेंदबाजी से, तो आपको सिराज, बुमराह और आकाशदीप के साथ ही जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि वो 3 तेज गेंदबाज शायद ना भी खेले। इंग्लैंड की तरफ से हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनके पास उस तरीके का पेस अटैक है और एक्सपीरियंस पेस अटैक है। शायद वो इंडिया अभी भी 2 तेज गेंदबाजों के साथ ही खेलते हुए नजर आ सकती है। लेकिन एक चीज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि एज ए क्रिकेट फैंस, क्योंकि जब मजा तब आता जब दोनों तरफ से ना वो मुक्के आए, वो लड़ाइयां हो, एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हो। बिल्कुल। अब इसमें तो अगर हम ऐसे कहेंगे कि इंडिया डोमिनेंस करेगा, लेकिन इंग्लैंड को ऐसा क्या करना होगा ये टेस्ट जीतने के लिए या कमबैक करने के लिए? ऐसे 2-3 चीजें क्या है कमबैक करने के लिए? एक तो वही चीज है, जिस तरीके से जो रूट ने बल्लेबाजी की है, आपको परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। आप जो माइंडसेट बनाकर आते हैं, आपको उस चीज को सबसे पहले चेंज करना होगा। आप प्री प्लान कर लेते हैं इतनी ज्यादा कि जब मैदान पे जो चीजें हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल, अब यहां पर एग्जांपल हम ये देते हैं कि इंग्लैंड जब ओपनर्स आपके आते हैं, चाहे बेन डकेट हो चाहे जैक क्रॉली हो, दोनों आते हैं, दोनों तेज गति से रन बनाते हैं, वहां तक चीजें समझ में आती हैं। लेकिन जैसे ही उनका एक विकेट गिरा, उसके बाद ओली पॉप, तो वो एक पारी आई थी, उसके बाद भूल गए कि मैं कहां खेल रहा हूं, कहां नहीं खेल रहा हूं। अपनी जो कहते हैं ना, वो अपने अंदर की ताकत, शक्तियों को भूल गए हैं शायद। तो ओली पॉप वो तो अब बिल्कुल ही उनका खत्म हो गया है, शायद इतना ज्यादा खराब फॉर्म एकदम से आया है। तो वो जब 2 या 3 विकेट एक साथ गिर जाते हैं ना, उसके बाद भी चीजें बदल नहीं रही थी। अगर आपके 50 पे बिना किसी विकेट के नुकसान पर आप खेल रहे हैं और 50 पे 3 विकेट के नुकसान पर अगर आप खेल रहे हैं, तो दोनों की सिचुएशन अलग अलग होती है आगे चलने की। इंग्लैंड दोनों सिचुएशंस में एक ही तरीके से आगे चल रहा था। तो सबसे पहले तो ये चीज बदलनी होगी, जो रांची में काफी हद तक आपने बदली थी जब बेन फोक्स और जो रूट के बीच में वो पार्टनरशिप हुई थी। प्री प्लान्ड ज्यादा नहीं करना है चीजों को, मैदान पर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से प्लानिंग को चेंज करने की थोड़ी बहुत जरूरत है और अपनी ताकत पर भरोसा जताना होगा। वो शोएब बशीर जब गेंदबाजी करते हैं तो शोएब बशीर ही गेंदबाजी करते रह जाते हैं। बेन स्टोक्स को ये चीज देखनी होगी कि अगर आपको गेंदबाजी में भरोसा जताना है तो आपको थोड़े लंबे स्पेल्स और देने पड़ेंगे आपके तेज गेंदबाजों को भी। जब तक बुमराह खेल रहे थे ना, तब तक बुमराह वापस आते थे 1-2 स्पेल के अंदर, 1-2 दोबारा जब आते थे तो और ज्यादा इफेक्टिव साबित होते थे। यहां पर जेम्स एंडरसन की जो ताकत थी कि दूसरे तीसरे स्पेल में और ज्यादा घातक हो जाते थे, वो चीज अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमी खली है। और जो तीसरा सबसे मेन फैक्टर है भाई, मिडल ऑर्डर रन बनाने पड़ेंगे, नहीं तो धर्मशाला टेस्ट भी हाथ से चला जाएगा। जब तक जॉनी बेयरस्टो, बेन फोक्स, बेन स्टोक्स ये तीनों रन नहीं बनाएंगे, तब तक मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज और जो लोग पूछते हैं कि यार हैदराबाद में बहुत लोग कहते हैं कि तुक्का था इंग्लैंड का, लेकिन तुक्का नहीं था उसमें। तो अगर आप देखें तो बैट्सबॉल ही यूटिलाइज किया था उन्होंने। 196 अगर ओली पॉप के देखोगे तो वो ऑलमोस्ट वैसी पारी जैसे वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं। बेन डकेट ने जब यहाँ पर 100 बनाया तब भी वो ऐसी वनडे फॉर्मेट वाली पारी थी। तो आपको लगता है कि बैट्सबॉल ही इंग्लैंड को जिता जाएगा धर्मशाला टेस्ट? नहीं, अकेला बेसबॉल आपको नहीं जिता सकता ना। पारी तो यशस्वी जायसवाल ने भी खेली, पारी शुभमन गिल ने भी खेली। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हम एक सिंगल्स निकाल के ही रन ले रहे थे। हमने जेम्स एंडरसन के खिलाफ यशस्वी जायसवाल को 1 ओवर में 3 छक्के लगाते हुए भी देखा है और हमने उनको लगातार 2-2 ओवर डिफेंस करते हुए भी देखा है। तो यही चीज तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अडेप्ट करनी होती है चीजें, सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। तो वो चीज इंडिया कर लेती है। इंडिया तेज भी खेल लेगी, इंडिया धीरे भी खेल लेगी। इंग्लैंड की टीम सिर्फ तेज खेलने की तरफ जा रही थी और खास तौर पर शुरुआत के जो बैट्समैन है वो, तो इस चीज से मुझे लगता है कि वो चीजें जो हैं थोड़ी बहुत बदलती हुई नजर आ सकती हैं। चलिए, फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइए कि ये 4-1 हो रहा है या 3-2 हो रहा है। आपके हिसाब से सीरीज का ये जो अंतिम मुकाबला है, ये कौन सी टीम जीतने वाली है? कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। वो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए ताकि आपको देश और दुनिया से जुड़ी भी हर अपडेट, जितनी भी न्यूज अपडेट्स आती हैं, सबसे पहले न्यूज नेशन पर ही देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।